हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मैंने जो अपकमिंग महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए बनाया है। मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, क्विक रखूंगा, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन। सबसे पहले MHTCET इसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि MHTCET हमें देना क्यों है। हमने ऑलरेडी अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, तो फिर MHTCET देके क्या फायदा होने वाला है। सो अगर आपको टेक्निकल फील्ड, कौन कौन सी टेक्निकल फील्ड, 3 की टेक्निकल फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर। अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी अपना करियर बनाना है तो आपको MHTCET एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर फिर 12th बोर्ड एग्जाम जो दिए उसका क्या फायदा? तो उसका फायदा इन तीनों में एडमिशन लेने के लिए कहीं भी नहीं आता। उस आपके 12th के बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको सिर्फ BSc और डिप्लोमा कोर्सेज पे एडमिशन मिलेगा। उसका यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज है कि अगर आपको ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होना है तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो आपका ग्रुप था, ग्रुप मतलब PCM या PCB, और अगर चारों हैं तो PCMB, उस ग्रुप में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आपको 50% मार्क्स नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल आपको 41% मार्क्स मिले इन योर ग्रुप, सपोज मैं PCM बोल रहा हूं, तो PCM में आपको 41% मार्क्स मिले तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। आगे समझ में क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ गया। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे आपको BSc या डिप्लोमा कोर्स पे एडमिशन मिलेगा और MHTCET के बेसिस पे आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर इनमें एडमिशन मिलेगा। ठीक है। अब बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वो कब होगा? तो एग्जाम होने वाला है 11 जून से 28 जून के बीच में। इसमें अलग अलग शिफ्ट्स होती है। शिफ्ट का मतलब सिंपल है, अलग अलग दिन अलग अलग एग्जाम होते हैं। आपको जब आपका हॉल टिकट मिलेगा तो आपके हॉल टिकट में सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपका पर्टिकुलर एग्जाम कौन से दिन है, किधर है, सेंटर क्या है और टाइम क्या है। ठीक है। एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। ऑनलाइन मोड मतलब आपको सेंटर में जाना है और सेंटर पे जाके आपको PC में लॉग इन करके आपको अपना एग्जाम देना है। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो MHCET एग्जाम है इसकी कोई एप्लीकेशन है जो हमको फिलअप करनी पड़ेगी। तो यस, इसकी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है। तो यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31 मार्च। 31 मार्च से बाई चांस अगर आप लेट हो जाते हो तो फिर आपको लेट फी भरनी पड़ेगी। लेट फी ₹500 की है और लेट फी जो आपको एक्सटेंशन मिलेगा दैट इज अप टू 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन भरनी ही है किसी भी हाल में। ओके। 7 अप्रैल से अगर लेट हो जाता है तो फिर आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। ठीक है। इसको अप्लाई, इस एप्लीकेशन को भरने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाई चांस अगर आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं भरी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाएं और ये एप्लीकेशन जरूर भर दे। अगर आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं भी लेना है तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम देके रखिए एज अ बैकअप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 पेपर्स होंगे आपके, वन इज पेपर 1 एंड वन इज पेपर 2। तो जब आप लॉग इन करोगे तो पेपर 1 भी आएगा, पेपर 2 भी आएगा। यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा पेपर करना है। पिछले 2-3 साल में ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्टली पेपर 2 पहले करते हैं, पेपर 1 बाद में कर लेंगे। तो उनने पेपर 2 डायरेक्टली चालू कर दिया एग्जाम में। पेपर 2 ने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जब वो पेपर 1 पे स्विच कर रहे थे तो पेपर 1 पे उनको मैसेज मिल रहा था कि ऑलरेडी सबमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट जब आप पेपर 2 चालू करते हो तो ऑटोमेटिकली पेपर 1 सबमिट हो जाता है। सो इससे आपको यह समझना है कि जब आपका CET एग्जाम रहेगा तो आपको पहले पेपर 1 ही करना है, पेपर 2 नहीं करना है सॉल्व। पहले आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, उसे सबमिट कर देना है और फिर आपको पेपर 2 पे जाना है। आगे समझ में? अब ये समझ लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में है क्या। तो पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का होता है, दैट इज 1 मार्क पर क्वेश्चन। वैसे ही फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क, दैट इज अगेन 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है। आपको पेपर 1 के लिए टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं मतलब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला के 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके,
100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर आप हिसाब लगाओगे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप पेपर 1 चालू करोगे तो इट इज अप टू यू कि आपको पहले फिजिक्स करना है कि पहले केमिस्ट्री करना है या पहले फिजिक्स करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले केमिस्ट्री करो। क्यों करना है पहले केमिस्ट्री वो भी एक्सप्लेन करता हूं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, राइट। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और अगर आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, आपको वो टिक कर देना है, ठीक है। फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं है। फिजिक्स के साथ आपको सम पढ़ना है, उसे समझना है, समझने के बाद यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो ये काफी एक लंबा प्रोसीजर है। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप केमिस्ट्री करिए, बाद में आप फिजिक्स करने जाइए। पहले केमिस्ट्री करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि भाई मेरे को सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, ये 90 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस इज अप टू यू। आपको चाहिए तो आप पूरे के 90 मिनट्स केमिस्ट्री में लगा दो, फिजिक्स को कुछ नहीं देना टाइम तो कुछ मत दो। आपका मन करे तो आप पूरा टाइम फिजिक्स पर लगा दो, केमिस्ट्री को कुछ नहीं देना तो मत दो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि 90 मिनट्स मिला है तो 45 मिनट्स केमिस्ट्री है, 45 मिनट्स फिजिक्स है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स को लगती है, जो कि पहले क्लियर नहीं की जाती। तो ये ध्यान समझ लीजिए कि 90 मिनट्स कैसे यूज करना, इट इज अप टू यू। आई वुड सजेस्ट कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ 30 मिनट्स दें और बैलेंस 60 मिनट्स आप फिजिक्स के लिए रखें। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। आप आसानी से 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री के, बहुत इजीली, प्रोवाइडेड आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई है। अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस की है तो आराम से आप 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑफ केमिस्ट्री। इससे फायदा ये होता है कि आपको फिजिक्स के लिए 60 मिनट्स मिल जाते हैं, दैट इज लगभग क्या 1 घंटा। ओके, सो 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो फिजिक्स में टाइम भी लगता है, तो इसलिए हमने ज्यादा टाइम अलॉट किया है फिजिक्स को, ठीक है। तो क्या करना है, पेपर 1 चालू करना है। पेपर 1 में भी पहले केमिस्ट्री करना है, फिनिश इट इन 30 मिनट्स। उसके बाद बैलेंस 60 मिनट्स गिव इट फॉर फिजिक्स और फिजिक्स को कंप्लीट करिए, पेपर सबमिट करिए और पेपर सबमिट करने के बाद पेपर 2 पे आइए। पेपर 2 भी टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट्स, और पेपर 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज मैथ्स, ठीक है। और बायो के केस में मैंने बायो का यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क का होगा वो, दैट इज 2 मार्क पर क्वेश्चन। और यहां पे अगर आप हिसाब लगाते हो तो 90 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इज लगभग एक क्वेश्चन को 1 मिनट 48 सेकंड्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 48 सेकंड्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैथ्स बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। अपना मैक्सिमम फोकस मैथ्स और केमिस्ट्री पे लगाइए। फिजिक्स भी स्कोरिंग है, लेकिन फिजिक्स में लगभग 50 में से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हार्डली 3-4 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, बाकी लगभग 45 क्वेश्चंस वुड बी न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स इज टाइम कंज्यूमिंग, उस पर थोड़ा आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज इट रिगार्डिंग सिलेबस। अच्छा, मैं आपको बायो का ही बता देता हूं। बायो का भी सेम चीज रहेगा, 90 मिनट्स रहेंगे, लेकिन बस बायो में देयर आर 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, सॉरी, ठीक है, एंड 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। अगेन बायोलॉजी का तो आपको पता ही है कि सारे थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है तो आप क्वेश्चन रीड करना है और आपको डायरेक्टली उसका आंसर पता होगा, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। फाइनली रिगार्डिंग द सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा कि MHT CET की जो सिलेबस है 80% आपके 12th बोर्ड्स का जो पोर्शन था वही रहेगा एंड 20% कम्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11th स्टैंडर्ड का सेपरेटली आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रज्ञा पब्लिकेशन से पढ़ाता हूं, सो अगर आप प्रॉपर पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे हो तो उस बुक में ही 11th स्टैंडर्ड भी कवर्ड होता है। तो आपको सेपरेटली फिर 11th करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ सिंगल बुक, आप सिंगल बुक रेफर करो और आपकी पूरी प्रिपरेशन ऑफ 11th एंड 12th दोनों हो जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको कुछ भी चेक करना है आप वहां पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो mahacet.org है उसी को रेफर करेगा फॉर एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैसी वेबसाइट्स हैं
जो कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ट्रू है कि नहीं है हमें नहीं पता। सो इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट रेफर करिए और वहां से ही इंफॉर्मेशन लीजिए। मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे आके चेक कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।